गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वर्तनी विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्तनी का अर्थ क्या होता है? पहली बात तो हम देखते हैं कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में दो भाषाएं पढ़ते हैं हम, है ना। भाषा के दो रूप को पढ़ते हैं, एक तो मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, तो जो मौखिक भाषा होती है वो उच्चारित भाषा होती है, मतलब कि जो हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा जो हुआ है, इस लिखा हुआ रूप होता है, लिपि चिन्हों की व्यवस्था इसके आधार पर होती है और इनका ये रूप जो होता है स्थायी रूप होता है। और लिखित भाषा को स्थायी रूप बनाने के लिए एक सर्वमान्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि जो हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखा जाए, ये व्यवस्था हिंदी में की गई है, भाषा में की गई है। अर्थात वर्णों का क्रम क्या होना चाहिए, वर्णों के लिए निर्धारित चिन्ह का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना। या ये कौन निर्धारित करता है? ये हमारी वर्तनी निर्धारित करती है। और वर्तनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है इसका पीछे पीछे चलना, अर्थात जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जब हम वर्तनी गलत करेंगे, बोलेंगे गलत, तो हम गलत ही लिखेंगे। हिंदी भाषा एक मनोवैज्ञानिक भाषा है और हिंदी भाषा को जैसा लिखा जाता, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, और लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर ध्वनियों वर्णों का अनुवर्त है, अर्थात भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए, है ना, एक वर्तनी की व्यवस्था होती है ताकि क्या रहे, भ्रम की स्थिति ना रहे, सभी लोग एक जैसा ही लिखें। ठीक है, और इनको जो वर्तनी दी गई है उनसे संबंधित कुछ नियम यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। जो हिंदी भाषा है इसमें वर्तनी संबंधी कुछ नियम स्वीकार किए गए हैं कि वर्तनी कैसी होनी चाहिए, वर्णों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वर्णों को कैसे लिखा जाना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं सब पहले ही भाषा के अंदर कर दी गई है। ठीक है, तो वर्तनी से संबंधित कुछ नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे पहला नियम है पाई संबंधी नियम। पाई मतलब कि जो ये पीछे व्यंजनों के साथ खड़ा डंडा होता है इसे हम पाई कहते हैं, और पाई व्यंजनों के अंत में ही लगती है। कहाँ पर लगती है? व्यंजनों के अंत में पाई लगाई जाती है। ठीक है, जब हम इस पाई को हटाते हैं या फिर जब हम व्यंजन को किसी और व्यंजन के साथ लिखते हैं, या फिर व्यंजन जब स्वर रहित होता है और दूसरे शब्द के साथ लिखा जाता है ना, जैसे ये क है, क नहीं आएगा, क में पाई पीछे नहीं होती है, ख है, प है, न, म, ये जो शब्द है ये जो पीछे पाई होती है। ठीक है, जब हम इनको स्वर रहित लिखते हैं, बिना स्वर के या किसी और व्यंजन के साथ लिखते हैं, तो ये पाई हटा दी जाती है। और इसको कैसे लिखा जाता है? च में भी होती है, तो ये पाई हटाकर हम बच्चा इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, और भी शब्द आते हैं जैसे अच्छा है, बड़प्पन है। प किस तरह से लिखेंगे? बड़प्पन। प को प के साथ लिखते हैं, न को न के साथ, न को म के साथ, म को किसी के भी साथ, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो ये पाई हटा दी जाती है। अब दूसरा नियम, दूसरे शब्द जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? कि जो छोटी सी पाई होती है, जो ये छोटी सी पाई होती है, द के साथ, ट के साथ, ठ के साथ, ठीक है, और ट ठ ड ढ, ये ढ के साथ, जो ये छोटी सी पाई होती है, इनमें व्यंजन सदैव हलंत के साथ संयुक्त होते हैं। ठीक है, जब हम इनको कैसे लिखते हैं? स्वर रहित लिखते हैं, तो इनके नीचे हमें हलंत लगाना होता है। जैसे कि कोई शब्द लिखा हमने, मिट्टी, क्या लिखा? मिट्टी, आधा ट और पूरा ट, तो इसके नीचे हमें हलंत लगाकर लिखना होता है। जैसे हमने लिखा अड्डा, ठीक है, इस तरह से। फिर एक जिन व्यंजनों में पाई बीच में लगाई जाती है, मध्य में जो पाई लगाई जाती है, उनको जब दूसरे व्यंजनों के अंत जोड़ते हैं, साथ जोड़ते हैं, तो अंत में सीधा कर दिया जाता है। जब बहुत से शब्दों में क्या लगती है? क, फ,
इनमें बीच में पाई होती है, ठीक है। अब जब इन्हें हम किसी और व्यंजन के साथ लिखते हैं तो इसको केवल सीधा करके लिख दिया जाता है, ठीक है, पक्का। और आधा फ्लावर, इसको सीधा करके यहाँ से इस तरह से लिख दिया जाता है। ये वर्तनी की व्यवस्था है और सभी को इसी प्रकार से लिखना होता है। अब आता है दूसरा नियम आपका, एक र व्यंजन से संबंधित जो नियम होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है, र से संबंधित नियम। अब जब र होता है, इसमें किसी के व्यंजन के साथ जब इसको हम मिलाते हैं तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। तो क्या कहता है कि जब र में स्वर न हो, जब र में स्वर न हो, मतलब कि बिना स्वर के जब र हो तो उसे रेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेफ भी कहते हैं। और तब र को उससे बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अपने लिखा प पर व और अ, ठीक है। तो प पूरा है, र आधा है, व पूरा है, ठीक है। तो ये जो र होगा अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये रेफ एक ऊपर चला जाएगा, ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो, ठीक है, यदि र से पहले वाले व्यंजन में र तो पूरा हो और अगर पहले वाला व्यंजन में स्वर नहीं है, मतलब कि आधा है, तो वो रह उस व्यंजन के पैरों में चला जाता है, उसको नीचे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे प र अ, ठीक है। अब यहाँ र पूरा है, प आधा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख देंगे, प्र, ठीक है। ऐसे ही शब्द बना दिए जाते हैं, प्रभात, ग्रह, ठीक है। एक और होती है जो छोटी पाई वाले व्यंजन होते हैं, हमने पढ़े ट, ठ, ड और ढ। जब ये हमने छोटी पाई वाले व्यंजन पढ़े हैं, इनमें र किस प्रकार से प्रयोग होगा, इनमें र को इस तरह से नीचे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किस रूप में लगता है र, छोटी पाई वालों के साथ किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आप लोगों ने भी बहुत से शब्द देखे होंगे, जैसे ट्रक, ड्रम, ठीक है। इस तरह से इनमें शब्द बनते हैं। अब जो र होता है वो ऊ के साथ किस प्रकार लगाया जाता है, सॉरी, ऊ को र के साथ कैसे लगाया जाता है, ऊ की जो मात्रा होती है उसको र के साथ कैसे लगाएंगे, तो र के साथ छोटा ओ तो यू बनेगा और बड़ा ओ यू करके इस तरह से ये मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। ये रस्व ओ, रस्व उ और ये दीर्घ उ, ये इस प्रकार से इसकी मात्रा लगाई जाती है। जैसे रुपया, गुरु, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है, ठीक। अब अन्य नियम क्या कहते हैं कि श के साथ यदि री की मात्रा, श के साथ री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, जो श से शलगम होता है इसके साथ री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाएगी, तो इसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, श्रृंगार, ये स हो जाएगा। और जब श श स, श और स तीनों कभी भी एक वर्णमाला के क्रमानुसार ही चलेंगे। यदि ये कभी भी साथ भी आते हैं तो हमेशा जो वर्णमाला का क्रम होता है उसी के अनुसार यह चलते हैं। जैसे शीर्ष, शीर्ष को इस प्रकार भी लिखा जाएगा, श के बाद ही श आएगा। शासन, शासन, शासन में श आगे आएगा, स बाद में आएगा। यदि हम लिखते हैं शासन तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और शब्द आता है शीर्षासन, शीर्षासन। अब देखिए इसमें श, श और स,
क्रम से आए हैं। किसके क्रम से? वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही इनको जमाया जाता है। अगला नियम क्या कहता है कि जब स्वर रहित व्यंजनों के पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? य, ण, न और म, इनको पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, वो जो अपने वर्ग के व्यंजन से पहले लगाया जाता है, अगर इसी का वर्ग का उसके पहले लगाया जाता है। ये कौन से वर्ग का है? ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, च छ ज झ ञ, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है, और ये प वर्ग का पांचवा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, तो जब इनको अपने ही व्यंजन से पहले लगाया जाए तो सदैव अनुस्वार के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज, तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और इसको पंकज अनुस्वार के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, घंटा। ठीक है, तो घंटा को हम घंटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अण ट का ही पंचमाक्षर है। चंपक, तो इसको हम चंपक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नियम कहता है। अगला नियम क्या कहता है कि जब पंचम वर्ण दूसरे पंचम वर्ण से जुड़े, एक पंचम वर्ण जब दूसरे पंचम वर्ण से जुड़े तो वह अनुस्वार में न बदलकर अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है ना? जो पंचमाक्षर थे, है ना, ये यदि दूसरे पंचमाक्षर से मिलते हैं, दूसरे पंचमाक्षर से मिलते हैं, तो इन्हें अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे अन्न, इस प्रकार से लिखा जाएगा, न कि अन्न, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखें सम्मान, है ना, तो सम्मान में अपने मूल रूप में ही यहाँ पर पंचमाक्षर रहेगा, सम्मान, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर य, व और ह से पूर्व क्या है? अब य, व और ह, य, व और ह से पूर्व रहित, पूर्व है ना, इससे पहले क्या? इससे पहले यदि स्वर रहित, बिना स्वर का, स्वर रहित पंचम वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, है ना, स्वर रहित पांचवा वर्ण हो, तो वह भी अपने मूल रूप में ही लिखा जाएगा। य, व और ह से पहले यदि कोई भी स्वर रहित पांचवा वर्ण हो तो अपने मूल रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे पुण्य। ठीक है, इसको हम अनुस्वार नहीं लगा सकते, ये हमारा शब्द गलत हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है समन्वय। ठीक है, तो समन्वय भी इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से समन्वय यह सही होगा, और ये वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। फिर एक नियम और आता है सम उपसर्ग का म। जो सम उपसर्ग जब हम पढ़ेंगे, उसमें जो सम उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग का जो म है, ये सदैव ही अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस वाद। ठीक है, ये उपसर्ग लगाया सम, तो ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, संवाद। ठीक, अब श स से पूर्व अनुस्वार ही लगेगा। श और स से पूर्व क्या लगेगा? हमेशा अनुस्वार ही लगेगा। जैसे अंश, कंस, इनसे पूर्व हमेशा अनुस्वार ही लगेगा। आगे क्या कहता है कि ई और ऊ लगाकर बहुवचन बनाते समय, जब ई और ऊ लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं, ई और ऊ लगाने पर जब बहुवचन बनते हैं, तो इसमें ई और ऊ का ऊ तथा ऊ हो जाएगा, है ना। जो बड़ी ई होता है इसका तो ई हो जाएगा, छोटी ई, और जो ऊ का बड़ा ऊ होता है इसका भी क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाता है। तथा जैसे देखना, हम बहुवचन बनाते हैं मिठाई,
मिठाई शब्द का जब हम बहुवचन बनाते हैं, यहाँ ई क्या है, दीर्घ है। अब इसको जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो मिठा इया क्या हो जाता है, मिठाइयाँ। और वधु, ऊ का क्या हो जाएगा, बड़े ऊ का बहुवचन वधुएं। ठीक, ये कौन से नियम से बदलेगा, इस वाले नियम से ये परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे है कि संबोधन कारकीय रूप में। अब जब हम कारक पढ़ेंगे तो इसमें संबोधन कारक आते हैं। तो जो संबोधन कारकीय रूप में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, संबोधन यदि किसी को करते हैं तो उसमें अनुनासिक, ये तो हमने पढ़ा था अनुस्वार, लेकिन जो ये चंद्र बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। तो जो कारकीय संबोधन के रूप में होगा वहां पर अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे लड़का, अब इसका बनेगा संबोधन करके बुलाएंगे यदि हम तो लड़कों, है ना। तो लड़कों में जो चंद्र बिंदु न लगकर केवल ये चंद्र किसके अंदर है गया, ये मात्रा के पीछे छिप जाता है। इसको हम कैसे समझते हैं कि चंद्र बादलों की ओट में छिप जाता है, इसलिए केवल यहाँ पर अनुस्वार ही दिखता है। ठीक है, जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया, ये अनुस्वार। अब इसको चिड़ियों, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। अगला नियम कहता है कि संज्ञा शब्दों में परसर्ग चिन्ह ने, का, के अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, जो परसर्ग चिन्ह लगाए जाते हैं संज्ञा शब्दों के साथ, जैसे राम, ने, ये क्या है, परसर्ग चिन्ह है, इसको अलग से लगाया जाता है, न कि राम ने, इसमें मिलाकर हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में परसर्ग चिन्ह उनके साथ जुड़ते हैं। ये तो थे संज्ञा शब्द, है ना, संज्ञा शब्दों में तो अलग से लिखे जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। और जो सर्वनाम शब्द होंगे उनमें जो परसर्ग चिन्ह लगाए जाएंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में उसने, ये किसके साथ जोड़कर लिखे जाएंगे, सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाएंगे। मैं, मैंने, इस तरह से ये लिखा जाएगा। यदि हम लिखते हैं मैं, ने, तो ये वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, फिर पूर्वकालिक क्रिया जोड़कर लिखी जाती है। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे पढ़ कर, ये कर हमेशा साथ में लिखा जाएगा क्योंकि ये क्रिया कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती है। ठीक है, जब संयुक्त क्रियाएं, एक क्रिया के साथ बहुत सारी क्रिया आती है, वह, चला, जा, रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं अलग अलग करके लिखी जाएगी, ये संयुक्त क्रियाएं होती है। अब संयुक्त क्रिया में बहुवचन सूचक बिंदु अंतिम वर्ण पर आएगा। ठीक है, किस पर आएगा, बहुवचन सूचक, जो अंतिम वर्ण होगा उस पर आएगा। संयुक्त क्रिया हमने लिखी एक वाक्य लिखते हैं हम, बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ बहुवचन सूचक हमें कैसे पता चल रहा है, बहुवचन है, यहाँ बच्चे भी हैं, खेल रहे से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ बहुवचन है। और है में हमने जब अनुस्वार लगाया है, ये इसका सूचक है, तो अंतिम वर्ण पर ये सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, अब जो द्वंद्व समास होता है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम, लक्ष्मण, दिन, रात। ठीक है, बहुत सारे शब्द होते हैं, भाई, बहन, इनमें हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी एक नियम है। अब यह जहाँ शब्द का मूल तत्व हो वहाँ परिवर्तन नहीं होता है। जहाँ मूल शब्द का रूप क्या हो, यह हो, वहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे स्थायी, स्थायी इस प्रकार से लिखा जाएगा, न कि स्थायी, ये गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, यह जहाँ व्याकरणिक परिवर्तन का हिस्सा हो वहाँ यह ए और ए के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से यदि हम इसको लिख रहे हैं, जैसे
पढ़ाए, पढ़ाए इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि पढ़ाए, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो और भी यहाँ पर आपकी पुस्तक में बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का समावेश किया गया है। इन शुद्ध शब्दों की वर्तनी सहित आप लोग पढ़िए, इन नियमों को भी पढ़िए और अपनी वर्तनी को शुद्ध बनाइए। धन्यवाद।